हेलो हेलो बच्चों, गैलेक्सी एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशन फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लास में करवा देता, 9 तक सॉरी। 10th क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से मतलब मैट्रिक्स आप ले सकते हो। जैसे एग्जांपल पहला क्वेश्चन में दिया सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, तो ये आपको खुद लेट करना पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो आपको एक एग्जांपल देखना है इसके अंदर, तो बहुत इजी है। कोई भी एक एग्जांपल में एक लेट कर लो। लेट द सेट ले लिया आपने, ए ले लिया आपने 5 6 और 7। मैंने 5 6 7 लिया, आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। आपके ऊपर है, आपको ऐसा आपको रिलेशन ऐसा बनाना है जिसके अंदर वो सिमेट्रिक हो जाए और ये दोनों रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। जैसे 5 6 6 7 मत लो, आप कुछ और ले लो, जो वो आपकी इच्छा हो। 1 2 3 मैंने क्या करा इसमें, रिलेशन जो ले लिया वो क्या ले लिया, मैंने ले लिया 2 3 ले लिया और 3 2 ले लिया। तो आप देखो इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, क्या रिफ्लेक्सिवली क्या होता है, ऑल ए होना ज़रूरी है। ऑल ए मतलब 1 1 2 2 3 3 क्या है। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या ऑल ए इस बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, नॉट है। क्यों? क्योंकि आपका 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, दैट्स मीन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में बिल्कुल ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इम्प्लाइज दैट बी ए इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए बी 2 3 है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, इसका उल्टा 3 2 भी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव की बात करें तो आप देखो ए बी और बी सी जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से, इम्प्लाइज दैट ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखोगे आप 2 3 3 2, 2 3 3 2 तो है, 2 3 और 3 2 बिलोंग तो कर रहे हैं आर से, ये ठीक है। लेकिन आप देखोगे 2 2, क्योंकि बी ओ बी तो कट जाते हैं तो ए सी आता ना, तो ए सी आपका क्या बच रहा है, क्या 2 2 बिलोंग कर रहा है आर से, वो तो पहले ही बता दिया था हमने 1 1 2 2 3 3 सेम एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आपको इसी एक्सरसाइज के अंदर ये 10 चैप्टर क्वेश्चन के अंदर सब में एग्जाम्पल देना है, वो आप खुद ढूंढना, ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे करेंगे। 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज़ अ पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब जो ए सेट है वो क्या है, पॉइंट है इन अ प्लेन, प्लेन के ऊपर पॉइंट है। अब प्लेन के ऊपर पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने रिलेशन बोल दिया बेटा जी, इन्होंने जो रिलेशन बोल दिया वो हमारा समझने वाली बात है। रिलेशन क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू जो है सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance of the point Q, ठीक है जी, फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि जो इसमें रिलेशन जो दिया हुआ है आपको, मेन होता है रिलेशन पहचानना। रिलेशन क्या है, पी क्यू जो है यानी कि ए पॉइंट तो पॉइंट ऑन द प्लेन। अब प्लेन के ऊपर पॉइंट कहीं भी दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, प्लेन के ऊपर पॉइंट कहीं दे रखे हैं, लेकिन उसने क्या बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। सपोज करो मैंने एक प्लेन बनाया, उसमें एक ओरिजिन पॉइंट दे दिया, ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन तो आपको पता है सर्कल में होता है सेंटर में, तो प्लेन के अंदर पॉइंट्स बहुत सारे थे जो सर्कल के अंदर है। तो उसने बोला जो पी पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट यहाँ पर है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, इस ओरिजिन से डिस्टेंस पी मान लो ये रेडियस होगी हमारी सर्कल की, ठीक है ना। कह रहा है ओरिजिन इज सेम एज, ये सेम है बेटा जी, ठीक है ना, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू। पॉइंट पी जो है किससे, फ्रॉम ओरिजिन से, वो सेम है एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम
ओरिजिन से। तो मान लो P यहाँ है तो Q इस पॉइंट पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका बेटा जी, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों रेडियस है, दोनों बराबर होंगे। तो यानी कि O से ओरिजिन है, O फॉर ओरिजिन, P पॉइंट, Q पॉइंट, ये दीज आर दी पॉइंट ऑन द प्लेन। ये सारे पॉइंट किसके ऊपर दे रखे हैं आपको, प्लेन के ऊपर दे रखे हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन क्या है आपका। उसने आगे क्या बोला है इन्होंने कि इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया, ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन क्या क्या होती है, इसमें होती है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन आपको प्रूफ करने के लिए बोल दी इन्होंने, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं कि इसने बोला है तीनों होने चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए, और आगे कुछ और बोल रखा है। यस, कह रहा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट P 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 0, मतलब ओरिजिन से बिलोंग नहीं करेगा। ओरिजिन मतलब 0 0 हो गया ये वाला पॉइंट। कह रहा है 0 0 से बिलोंग नहीं करेगा। इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P विद ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है भाई, वो तो पास करेगा ही करेगा। चलो वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। इक्विवेलेंस के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यही प्रूफ करते हैं इसमें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा जी रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था मैंने बेटा जी कि आपका जो पॉइंट है ऑल ए जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए R से, तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलो, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि आपका P, जो होगा वो बिलोंग करेगा रिलेशन से, P, ठीक है। पॉइंट P ले लिया, P किससे बिलोंग करेगा बेटा जी, R से। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्लेन के अंदर पॉइंट जो ओरिजिन पर 0 0 था और पॉइंट P डिस्टेंस है और एक Q डिस्टेंस मैंने लिया था, दोनों की रेडियस बराबर है। अब P और P दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही होंगे ना बेटा जी, OP और OP, क्योंकि उसने क्या बोला था हमारे रिलेशन में कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज़ द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम इसमें यही लिख सकते हैं, सिंस द distance of point P from the origin is always the same as distance of same point P from origin, ठीक है ना। तो हमारा आज हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, ठीक है जी। हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि सीन्स द पॉइंट ऑफ द पॉइंट P जो है फ्रॉम द ओरिजिन वो ऑलवेज सेम होगा पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों में केस में पॉइंट P आपका सेम है क्योंकि एक ही चीज़ बोल रहा है ऑल ए। अब P से P के जितने बार डिस्टेंस निकाले वो सेम ही आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो। सेकंड आपको प्रूफ करना है आपको सीमेट्रिक। तो सीमेट्री की प्रॉपर्टी होना चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो इम्प्लाइज दैट आपका बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ये होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो आप लेट करो इसमें, आप लेट करो कि पी क्यू जो है आपका वो बिलोंग कर रहा है आर से। अब पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर से, अगर पी क्यू बिलोंग करेगा आर से रिलेशन से, इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, ये क्या होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन। यही बात बोली उन्होंने कि जो पॉइंट P का डिस्टेंस है ओरिजिन से और पॉइंट Q का डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो दोनों का दोनों क्या है आपका इक्वल है। स्टार्टिंग में इन्होंने बोल रखा था। तो मैं आपको ये बोल सकते हो, इसको अगर मैं इम्प्लाइज दैट करके बोलूँ, इम्प्लाइज दैट दिस एंड इम्प्लाइज दिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P की जगह मैंने कर लिया क्या Q,
पी की जगह क्या कर लिया और क्यू कर लिया। फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, और मैंने क्यू की जगह कर लिया पी, ठीक है ना, फ्रॉम ओरिजिन। तो आप इससे आप क्या बोल सकते हो, एम्प्लाइज दैट क्यू पी का मतलब हो गया क्यू और पी भी क्या हो गया, देयरफॉर क्यू पी भी बिलोंग करेंगे आर से। और ये बिलोंग करने का मतलब हो गया, अगर पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर से और क्यू पी, तो ये वाली कंडीशन पूरी होगी हमारी, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग कर रहा है आर से। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे उसने क्या बोला है कि हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको रिलेशन क्या पता होना चाहिए कि आपका पी क्यू, ठीक है, और क्यू एक नया पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ए बी बी सी होना चाहिए। तो मैंने एक पी क्यू आर ले लिया पॉइंट, ठीक है ना, आर तो था नहीं इसमें, या एस ले लो, पी क्यू और क्यू एस बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि आर यहाँ पे रिलेशन है इसलिए नहीं लिया, ठीक है। पी क्यू एस बिलोंग कर रहा है आर से। तो अब आपको प्रूफ करना है कि पी एस भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो क्या बताता हूँ, अगर पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजन वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजन, इक्वल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और क्यू एस का मतलब हो गया कि डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजन इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम ओरिजन, इक्वल होगा। तो आप देखो पीक से डिस्टेंस, मैं आपको सर्कल समझाता हूँ। मान लो ये आपका प्लेन पे पॉइंट्स है बहुत सारे, ये पॉइंट पी पर है, ये पॉइंट क्यू पर है, ये पॉइंट एस पर है, ये ओरिजिन है आपका। तो आपको पता है पी क्यू तो ऑलरेडी दे रखा था ना, पी क्यू की डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से, तो ये और ये डिस्टेंस तो मैंने लिख दिया आपका, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम ओरिजिन। और फिर क्यू एस अगर बिलोंग करेगा, इफ़ क्यू एस इज बिलोंग्स टू आर, हमने क्योंकि इसको लेट करा है, अगर क्यू एस बिलोंग करेगा दैट्स मीन क्यू का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वही एस का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। अब सुनो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट कि ये और ये बराबर होगा। हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजन इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम ओरिजन, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये बोलेंगे तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा क्या कि पी और एस भी क्या है आपका, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। पी और एस, ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम कैसे देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसकी थ्योरी वाले पोर्शन की, वो आपने लिखना है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसने क्या बोला था कि आपको प्रूफ करना था, शो करना था कि ऑल पॉइंट जो रिलेट करेंगे रिलेट टू अ पॉइंट पी डस नॉट इक्वल टू जीरो इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पी विद ओरिजिन एज सेंटर। कह रहा जो इस पॉइंट पर नहीं होंगे, इस पॉइंट पर नहीं होंगे, ठीक है। तो और तो यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो सर्कल पास करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल पेयर रिलेटेड टू पॉइंट पी डज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो विल बी दूस पॉइंट whose distance from the origin is the same as the distance of point from the origin। या फिर आप अदर वर्ड में लिख सकते हो, या ये लिखवा दूँ मैं आपको, लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। आप लिख सकते हो इफ़ 0 0 is the origin and OP जो है आपका वो आपका K है, ठीक है ना, कोई एक डिस्टेंस मान ले K, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P is at a distance of K from origin।
फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 चालू करते हैं। अब हम 12 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 12? कह रहा है बच्चे, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल आर। शो दैट द रिलेशन डिफाइन, ए सेट दिया हुआ है ऑल ट्राइंगल। ए सेट जो है आपका क्या दिया हुआ है बेटा जी? ऑल ट्राइंगल। ऑल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर इक्वल ट्राइंगल भी आएंगे, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी आएंगे, इसमें आइसोलेस ट्राइंगल भी आएंगे, इसमें स्केलन ट्राइंगल भी आएंगे। मतलब सारे ट्राइंगल जितने भी बन सकते हैं आप बना सकते हो, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, टेढ़े तो होंगे नहीं, लेकिन सीधे सीधे ट्राइंगल जो भी इसकी साइड, तीन साइड से मतलब घिरी आकृति वो ट्राइंगल कहलाती है, वो आप बनाओगे। मेन इसमें था रिलेशन। रिलेशन वो कह रहा है कि T1 एंड T2। ठीक है, T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू, इसका साइन का मतलब होता है सिमिलर टू T2। T2 से सिमिलर होगा, ये हमारा रिलेशन है कि जो T1 होगा वो सिमिलर होगा किससे? T2 से। ये हमारा रिलेशन है। कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस है, प्रूफ करो। ठीक है जी, प्रूफ करते हैं। पहला, ये आपको पता ही है कि ए क्या है? ऑल ट्राइंगल है, और रिलेशन आपको मालूम ही चल गया है। ठीक है ना? तो आप देखो T1 और T2 दो ट्राइंगल है, वो दोनों सिमिलर है, ये कह रहा है रिलेशन। तो ऑब्वियसली कि ऑल ए जो होंगे, ऑल T1 क्या होंगे? बिलोंग करेंगे आर से। क्यों? क्योंकि भाई T1 है, ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना था, वो सिमिलर ही तो होगा T2 से, सॉरी T1 से। दोनों ट्राइंगल तो सेम है, वैसे भी T1 T2 सिमिलर है, दे ही रखा है हमें रिलेशन में कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो T1 यानी कि एक जो ट्राइंगल है, मान लो मैंने इसको T1 नाम दिया, तो इसी ट्राइंगल को अपने आप सिमिलर करूँगा तो बिल्कुल सेम, जैसे कि मेरा शीशे में आईना बिल्कुल सेम दिखेगा, मेरा डुप्लीकेट, तो हम दोनों सिमिलर होंगे। सेम ऐसे T1 क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और आपको पता है जब ऑल T1 ए आपका प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब फिर क्या कह देंगे? इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना? सेकंड नंबर, ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है, आप यहाँ पे लेट करो T1 T2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो T1 T2 बिलोंग कर रहा है आर से, इम्प्लाइज दैट आपको प्रूफ करना पड़ेगा T2 T1 भी करेगा। तो इम्प्लाइज दैट T1 T2 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, दैट्स मीन T1 इज सिमिलर है T2 के। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि T2 इज सिमिलर टू T1, लिख सकता हूँ ऐसा? भाई आप कह रहे हो T1 जो था वो सिमिलर है T2 के, तो मैंने बस इसको पलट के यहाँ लिख दिया और इसे पलट के मैंने यहाँ लिख दिया कि अब मैं पढ़ रहा हूँ कि T2 जो है वो T1 के सिमिलर है। तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं T2 और T1 क्या होंगे? बिलोंग कर गए आर से, बिल्कुल कर जाएंगे, क्योंकि T2 T1 क्या है? सिमिलर है। अगर इसका मतलब ये दोनों ए बी कर रहा है और बी ए आ गया, इसका मतलब देयरफॉर इट इज़ सीमेट्रिक रिलेशन। थर्ड नंबर पे हमें प्रूफ करना है कॉन्जुगेटिव, ट्रांजिटिव में आप लेट कर लो, लेट T1 T2 एंड T2 T3 एक नया ले लो, वो बिलोंग कर रहे हैं आर से। T1 T2 एंड T2 T3 बिलोंग कर रहे हैं आर से। T1 T2 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, और T2 इज सिमिलर टू T3। भाई ये हो गया ना, T2 सिमिलर T3, ये वाला भी हो गया। तो इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हो क्या? अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो इसका मतलब कह सकते हो, देयरफॉर आप कह सकते हो T1 इज सिमिलर टू T3। इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हो कि T1 और T3 वो बिलोंग करेंगे आर से। जैसे आप ये कंडीशन लिखोगे तो आप कह सकते हो देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये तीन प्रूफ हो गए, तो बस आप ये यहाँ पे कह देना देयरफॉर फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल आ गए, तीनों कंडीशन प्रूफ हो गई। आगे इसने क्या बोला है? कंसीडर थ्री राइट ट्राइंगल। ठीक है, T1 विथ साइड दर की 3 4 5, T2 विथ साइड दर की 5 12 13 एंड T3 विद द साइड ऑफ 6 8 10। विच ट्राइंगल आर अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड? कौन सा रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है?
आपको 3 ट्राइंगल दे दिया, टी राइट एंगल ट्राइंगल, T1 की जो साइड है वो कितनी दे रखी है 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल। T2 है उसकी क्या साइड है आपकी 5 12 और 13, और T3 है उसकी साइड है ये रखिए 6 8 और 10। तो बोला कौन सा रिलेट कर रहा है आपस में, तो रिलेट वो कौन सा करेगा T1 और T3 रिलेट करेंगे आपस में, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा वी कैन ऑब्जर्व, ठीक है ना, ऑब्जर्व दैट कि 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, 1/2 4 to the 8 5 to the 10। तो ये तीनों तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ रहे हैं परपोर्शनड आ गए, ऑल साइड आर परपोर्शनड दे आर सिमिलर। तो T1 जो है T3 से सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब T1 और T3 रिलेट कर रहे हैं आपस में और कोई रिलेट नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला बेटा, कह रहा शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल पॉलीगन एज आर P1 P2। अब यहाँ पे सारे पॉलीगन दे रखे हैं। पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज़ घिरी हुई आ करते किसी भी साइड, कितने नंबर ऑफ साइड से घिरी हुई, जो 4 भी हो सकते हैं, मतलब हम पॉलीगन 4 साइड को भी बोल सकते हैं, 5 साइड को भी बोल सकते हैं, 6 साइड को भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑल आर पॉलीगन, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला है कि ए जो है, ए जो सेट है वो किस चीज़ का है, ए ऑफ ऑल पॉलीगन, ठीक है। रिलेशन क्या बोले इन्होंने बेटा जी, रिलेशन जो है वो इन्होंने बोला है कि P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो आगे ना बात, तो इन्होंने यहीं पे क्लियर कर दिया इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि P1 P2 नंबर ऑफ साइड ऑब्वियसली। मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि मान लो 4 साइड का पॉलीगन है और ये भी 4 साइड का ही पॉलीगन है, भाई P1 है पॉलीगन है, P2 पॉलीगन है, P1 एंड P2 हैव द सेम साइड, इसकी भी 4 साइड होगी, इसकी भी 4 साइड, तो ऑब्वियसली क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा अगर आप प्रूफ करोगे। कैसे, जैसे कि मैं पहले ही बात करता हूँ, पहले वाले की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला केस क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए, तो आप देखोगे ऑल P1 जो होंगे वो बिलोंग करेंगे आर से। क्यों, क्योंकि इसने बोला P1 P2 की सेम साइड है, तो इसका मतलब P1 एंड P1 हैव सेम साइड ऑफ, सेम नंबर ऑफ साइड ले सकते हो, सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब दोनों साइड सेम है तो P1 P2 क्या बिलोंग करेंगे आर से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। सेकंड में क्या प्रूफ करना है हमें कि लेट करो कि P1 एंड P2 है वो बिलोंग कर रहा है आर से। अगर P1 P2 बिलोंग करेगा आर से, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आप कह सकते हो इम्प्लाइज दैट P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ये भी आप कह सकते हो। इम्प्लाइज दैट P2 एंड P1 क्या हो गया, बिलोंग कर गया आर से, जब दोनों की साइड इक्वल बिलोंग कर गया, और जब P1 P2 को बिलोंग कर रहा था और P2 P1 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज दैट कि इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। थर्ड में हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कैसे करोगे, तो यहाँ लेट कर लो आप कि P1 P2 एंड P2 P3 ये बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो P1 P2 से आप क्या कह सकते हो, इम्प्लाइज दैट कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इम्प्लाइज दैट, देखो P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 एंड P3 की सेम नंबर ऑफ साइड है, तो आप कह सकते हो कि P1 और P3 की भी क्या होगी, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इसमें भी सेम ही होगा, इम्प्लाइज दैट कि P1 और P3 भी क्या हो गया, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव
रिलेशन। ओके सर, ठीक है बच्चों। तो आगे इन्होंने क्या बोला बेटा जी, इसके अंदर इन्होंने इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोला, व्हाट इज द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन आर रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल पी विथ साइड 3 4 5। ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है 3 4 5 के दिए। तो द एलिमेंट ऑफ ए, इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया, लिख देना। ठीक है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। तो आप इसमें लिख सकते हो द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 5। ठीक है, आर दूस पॉलीगन विच हैव 3 साइड। इस पॉलीगन की कितनी साइड है, 3 साइड। मैंने आपको ना कि आपकी साइडों से घिरी हुई आकृति वो पॉलीगन कहलाती है। ठीक है ना, स्टार्टिंग रहेगा। तो सिंस T1 इज पॉलीगन विथ 3 साइड, तो इसको आप कह सकते हो सिंस T इज आ पॉलीगन, ये आपका पॉलीगन बन गया विद 3 साइड वाला, 3 साइड कंप्लीट। ठीक है बच्चों, 13 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन हैव एक्स वाई प्लेन एंड आर इज द रिलेशन इन द एल डिफाइंड एज आर L1 L2। तो L1 इज पैरेलल टू L2। तो इसको शॉर्ट में समझते हैं, जल्दी हो जाएगा। इसीलिए कि रिलेशन क्या दिया हुआ है बेटा जी, कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 का, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, L1 L2, ये लिखा नहीं मैंने, L1 L2 सच दैट कि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। तो देखो रिफ्लेक्सिव L1 बिलोंग करेंगे R से। क्यों, क्योंकि भाई L1 L2 के पैरेलल, तो L1 L1 भी तो अपने आपस में पैरेलल होंगे, सेम पैरेलल ही होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में हम इम्प्लाई, अगर हम L1 L2 को लेट करें, L1 L2 बिलोंग करेंगे R से, इसका मतलब L1 L2 पैरेलल है। तो आप कह सकते हो कि L2 L1 भी पैरेलल है, इसका मतलब L2 और L1 भी क्या हो जाएंगे, बिलोंग करेंगे R से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। थर्ड, आप लेट करोगे L1 L2 और L2 L3, ये बिलोंग करे R से। अब L1 L2 के पैरेलल है, एक लाइन ये रही L1, ये L2 के पैरेलल है, और L2 जो है वो L3 के पैरेलल, तो इम्प्लाइज दैट ये दोनों भी लाइन तो पैरेलल ही हो गए, तो इम्प्लाइज दैट L1 L3 भी होगी, वो बिलोंग करेंगे R से। तो स्टेटमेंट आपको ले लेना, जैसे मैंने पीछे लिखवाया ना, वैसे आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और ये ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है बच्चों, आगे इन्होंने क्या बोला, इसके अंदर बोला है शो दैट द आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ये, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। ये थोड़ी समझने वाली बात थी इसके अंदर। ठीक है, कि आपको इसमें प्रूफ करना है कि जो लाइन होगी y इक्वल टू 2x प्लस 4, ऐसी एक लाइन लेनी है। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल लाइन related to the line y equal to 2x plus 4 is the set of all line that are parallel to the line y equal to 2x plus 4। तो आप अपने 10th में घुस जाओ, 10th क्लास में आपने सीखा होगा कि पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा जी, पैरेलल लाइन कब होता है आपका, बोलो। जब A1 अपॉन में A2 इक्वल हो B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। बिल्कुल ठीक, इस लाइन में आपका पैरेलल होता है। तो बस यही बना दो आप इसके, यानी कि y है तो एक तो y हो जाएगा
2x है तो 2x हो जाएगा। अब हमें 4 और 4 इक्वल नहीं है तो यहाँ पे c ले लो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो c इज़ एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है, एनी कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट 4। 4 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, बस ख़त्म, ठीक है। तो 14 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है बेटा, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ 1 2 3 4 5, और आपको रिलेशन भी गिवन है, आर दिया हुआ आपको 1 2 3 4, तो रिलेशन आपको गिवन है, सॉरी सेट था ये, ए था, रिलेशन आपको 1 2 है, 2 2 है, और 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, 3 3 है, और 3 2 है। तो आपको बताना ये है क्या। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 ढूंढो। तो यहाँ देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है बच्चों, भाई जो सेम सेम होती है वो होती है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में अब आप देखोगे क्या उल्टा पुल्टा है कि नहीं है। 1 2 का उल्टा, 1 2 का उल्टा देखो, 1 2 का उल्टा 2 1 है कहीं पे, ये लो पहले ही जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ 1 2 का उल्टा 2 1 ही नहीं मिला, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब आगे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव के ऊपर। तो ट्रांजिटिव के अंदर आप देखोगे कि 1 2 2 2, तो 1 2 है क्या, हाँ देखो इसमें भी हम कहेंगे अगर 1 2 है और 2 2 है तो इसमें क्या होना चाहिए 1 2, तो 1 2 तो यही है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसे ट्रांजिटिव लेंगे, तो यानी कि दोनों में ठीक है। 2 2 के साथ और कोई बन रहा है, 2 2 के साथ कोई और बन ही नहीं रहा, 1 1 के साथ 1 2 बन रहा है, तो 1 1 1 2 में क्या बनेगा 1 1 बनेगा, तो 1 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और 1 1 के साथ कुछ और बन नहीं रहा, 4 4 के साथ कुछ नहीं बन रहा, 1 3 के साथ बन रहा 1 3 3 3, तो 1 3 है, ठीक है। 3 3 3 2 है तो 3 2 यही हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझा दूँ 3 3 और 3 3 2 का मतलब क्या होना चाहिए आपका 3 2 होना चाहिए ना, तो 3 2 तो ये ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो बस ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो आप ऑप्शन ढूंढना कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी है आप देखोगे तो इसमें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नो सिमेट्रिक, तो बी इज़ अ राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है 16 इसका। क्या लेट आर बी द सेट रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ आर एन गिवन बाय द रिलेशन, एन जो रिलेशन गिवन है वो क्या दिया हुआ है आपको, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी जो है वो ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर। बी अगर 6 से बड़ा है तो 6 से बड़ा है तो इसमें आप देखो पहला अगर हम ऑप्शन लेके चलते हैं 2 4 की बात करें, जैसे कि इन्होंने ए ऑप्शन दिया हुआ है 2 4 दिया हुआ है, 2 4 दिया हुआ है, तो 2 4 है, तो बी तो उसने बोला है कि 6 से बड़ा है, तो क्लियरली ये 2 4 बिलोंग नहीं करेगा आर से, तो इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। 3 8 की बात है तो 3 8 में हो सकता है, तो 3 8 में देखो 3 अगर 8 लेता हूँ तो इसमें अगर मैं लेता हूँ ए इक्वल टू ए की वैल्यू 3 लिया और 8 माइनस 2 करा, 3 डज नॉट इक्वल टू 6, तो ये भी ऑप्शन नहीं लूँगा, ना ए लूँगा ना बी लूँगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है सी वाला पॉइंट लेके चल रहा हूँ मैं। सी है हमारा 6 और 8 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसको सीधा डायरेक्टली मैं इसको इसमें रिप्लेस करके देख रहा हूँ। ए हो गया 6, बी हो गया 8, ए हो गया 6, ए हो गया 6, बी हो गया 8 माइनस 2, तो 6 इक्वल टू 6, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है कि 6 और 6 क्या होगा इक्वल होगा, तो इसका मतलब 6 और 8 क्या हुआ, वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और जो 8 है बी वाला पार्ट है वो मस्ट भी 6 से बड़ा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। तो डी में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों, तो आज आपका इक्विवेलेंस रिलेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हमारा है बेटा जी 1 1 और ऑन 2 का है। तो आप बोलो तो मैं इसी में स्टार्ट करवा देता हूँ, 15 मिनट क्लास में आपको इसका थ्योरी पार्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। थ्योरी पार्ट क्या है इसका, जो नेक्स्ट क्लास में यूज़ होगा, ठीक है। और इससे मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको इसका थ्रो बैक दे दूँगा, ठीक है ना। तो बेटा जी इसमें 3 फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 के लिए बता रहा हूँ मैं बेटा, 1.2 के लिए। तो 1.2 में बेसिकली 3 चीज़ है, 1 1
वन फंक्शन, ठीक है। और वन फंक्शन को हम कहते क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। वन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो बेटा जी हम इसमें थ्योरी लिख देंगे और यही थ्योरी आपको लिखनी है पेपर में भी। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स, ठीक है, इज यूनिकली, ठीक है, यूनिकली रिलेटेड टू कोडोमेन सेट y, ठीक है, देन फंक्शन इज वन, फंक्शन हमारा वन होता है। इसको एग्जांपल समझते हैं और इसकी बातों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन सेट की। तो याद करो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि डोमेन क्या होती है, ठीक है ना। डोमेन जो होती है वो क्या होती है बेटा जी, इनपुट वैल्यू होती है। क्या होती है, इनपुट वैल्यू। जो भी आप रिप्लेस करते हो एक्स की जगह, वो डोमेन होती है, इनपुट वैल्यू होती है, ठीक है। और वो कह रहा है इज़ यूनिकली का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू के साथ एक आना चाहिए, दो नहीं आने चाहिए। रिलेटेड टू तो कोडोमेन सेट वाई, कोडोमेन क्या होता है, देखो मैं आपको पहले एग्जांपल समझाता हूँ तीनों चीज़ें। पहले ये डेफिनेशन क्लियर करता हूँ, फिर डोमेन कोडोमेन सब क्लियर करता हूँ। पहले ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि डोमेन सेट यूनिकली रिलेटेड टू कोडोमेन सेट वाई। जैसे कि मान लो एक सेट ये है और एक सेट ये है। मान लो इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3, इसमें 7 8 9 10 है। तो 1 7 के, 2 8 के, 3 9 का, 10 का हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें चेक क्या करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट, हमें सेकंड से नज़र ही डालनी है। सेकंड में 500 एलिमेंट हो, हमें मतलब नहीं है। पहले एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स, इस एलिमेंट के जो आपने पुट रिप्लेस करे 1 2 3 जो एलिमेंट थे, इसके सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट यूनिकली, मतलब एक के साथ एक। 1 का 7 आंसर है, 2 का 8 आंसर है, 3 का 9 आंसर है। यूनिकली रिलेटेड टू कोडोमेन सेट वाई, वो किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन सेट वाई, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इससे रिलेटेड होने चाहिए। तो ये आपका 1 1 होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं हम इसमें। मान लो आपका 1 2 3 है और ये है 7 8 9 10। 1 का 7 है, 2 का 7 है, 3 का 8 है। तो इन सब के एलिमेंट है। क्या ये 1 1 है, नोट 1 1, ये नोट 1 1 हो गया, ठीक है ना। ये 1 1 था बट ये नोट 1 1 क्यों, क्योंकि 1 का 7 है, 2 का 7, ये यूनिकली नहीं हुए बेटा जी, ये यूनिकली नहीं हुए, नोट यूनिकली हुए। ये यूनिकली है, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, ये यूनिकली है। बट 1 का 7, 2 का 7 नोट यूनिकली मतलब सिंगल एलिमेंट का सिंगल आंसर आए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड। मान लो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 और यहाँ पे दिया हुआ अल्फ़ा। 1 का भी अल्फ़ा है, 2 का भी अल्फ़ा है, 3 का। बताओ ये 1 1 है, बिल्कुल ठीक, नोट 1 1, क्योंकि ये यूनिकली नहीं है। तो बेसिकली हमारा होता है यूनिकली रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिकली है तो 1 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आपकी बात आते हैं कि इसमें डोमेन बेटा क्या होता है। डोमेन सेट जो होता है वो आता है एक्चुअली में आपका जो इनपुट होता है, आपका इनपुट वैल्यू क्या होती है। अब आपके पास दो सेट है, एक ए सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बी सेट है, वो है आपका 5 6 7 8 9 10, ये आपका बी सेट है। तो मैंने कहा कि एक हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5 6 7 8 9 10। तो बेटा जी इसमें आप ना 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4, ये जो है ना इसे हम कहेंगे डोमेन। जो आप वैल्यू रख रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, डोमेन, ठीक है ना, ये कहलाएगा आपका डोमेन सेट, ठीक है ना। और बी, ये वाला जो सेकंड सेट होता है ना, इसका एवरी एलिमेंट जो होगा बेटा जी वो आपका कहलाएगा कोडोमेन। क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन सेट कहलाएगा। ये डोमेन है जो इनपुट रख रहे हो और इसके सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे। रेंज वो होती है जैसे 1 का 5 आया, 2 का 6 आया, 3 का 7 आया। मान लो ये आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो डोमेन सेट का 4 का नहीं हुआ, अभी समझते हैं। अभी ऐसे ही 1 का 5 आ रहा है, 2 का 6 आ रहा है, 3 का 7 आ रहा है, 4
4 का 8 नहीं ले रहे अभी हम फ़िलहाल समझाने के लिए। तो ये सबसे पहली बात तो क्या हो गया कि 1 2 3 रिलेशन हो गया। 1 2 3 का मिलना है तो आपका रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 5 पीछे पढ़ा ही होगा, 2 6 और 3 7 का रिलेशन गया। तो 1 2 3 ये होगी हमारी इनपुट, जिसको हम डोमेन के लिए जानेंगे, ठीक है ना। हमने क्योंकि यही वैल्यू रखी है, हम 4 भी रख सकते हैं लेकिन अभी रखी नहीं है, रखी क्या है डोमेन में 1 2 3, ठीक है। अच्छा, रेंज क्या है 5 6 7, ठीक है ना। लेकिन एक एलिमेंट 4 है, डोमेन सेट का 4 है, उसका कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिल पाया, तो ये 1 1 नहीं है, इसलिए मैंने 4 का नहीं लिया। अच्छा, अगर आप इसको भी लेते हो 4 का 8 है, अब ये 1 1 बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। तो इसमें डोमेन आपको आपकी नज़र आ रही होगी, 1 2 3 4 डोमेन होगी, 5 6 7 8 नोट अ को डोमेन। 5 6 7 8 क्या है आपका, वो रेंज है, और आपको इसमें रेंज की बात नहीं करनी है, आपको बताना चाहता था मैं डोमेन इनपुट वैल्यू, और इस सेट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, को डोमेन, ठीक है। अब आपकी बारी आती है, ये हो गया हमारा 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है बेटा, इसको ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। बस दो ही फंक्शन होते हैं, 1 1 और ऑन टू। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट वाई, ठीक है, मस्ट हैव a pre-image in the domain set X, then function is on to function और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसमें क्या बोला है, कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट वाई, यानी कि इस बार हमें कोडोमेन सेकंड, पहले वाले क्वेश्चन में हम कहते हैं फर्स्ट से सेकंड में देते थे, अब हमें सेकंड से फर्स्ट में देखना है। कोडोमेन सेट वाई मस्ट हैव प्री इमेज। अब इसमें ना यूनिकली वर्ड नहीं यूज़ हो रहा, प्री इमेज का मतलब कैसे भी आ जाए बस। इन द डोमेन सेट एक्स द फंक्शन 1 1 होगा, डोमेन सेट एक्स में आ जाए इमेज। यानी कि मैं एग्जांपल लूँ कि अगर मैं बोलूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा है, यहाँ पर सिर्फ ए है, अल्फ़ा की इमेज ए है, बीटा की ए है, गामा की ए है, हमें मतलब प्री इमेज था, ये इसकी प्री इमेज है, ठीक है, हमें यूनिकली नहीं चाहिए था, तो ये ऑन टू है, बिल्कुल है जी, ये ऑन टू है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा है, यहाँ ए बी सी है, अल्फ़ा का ए है, बीटा का बी है, गामा का सी है, तो ये ऑन टू है, बिल्कुल है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसकी सारी प्री इमेज यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलता कि ए बी सी डी और अल्फ़ा बीटा गामा, ए की अल्फ़ा है, बी की बीटा है, सी की गामा है, ठीक है, डी नहीं है। अगर डी की भी गामा होती तो ये ऑन टू होता, लेकिन यहाँ पे डी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट ऑन टू का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा का ए है, ये बीटा का बी है और गामा का सी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू होगा, क्लियर है ये बात। तो 1 1 क्या होता है, दोबारा समझाता हूँ। 1 1 एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स इज यूनिकली रिलेटेड टू को डोमेन सेट वाई, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। और ऑन टू में एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन सेट वाई हैज़ प्री इमेज इन डोमेन सेट एक्स, तो फंक्शन ऑन टू होता है हमारा, ठीक है। ये दोनों अगर आपको क्लियर हो गया, फंक्शन 1 1 क्या होता है, ऑन टू हो गया, तो एक लास्ट थर्ड फंक्शन होता है जो कि अगर आपको ये दोनों आता है तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवाता हूँ, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि अ फंक्शन विच इज़ 1 1 as well as on to, ठीक है, is known as बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मतलब अगर वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर आपको लेना है तो ले लो अल्फ़ा बीटा और ए बी ले लो, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, तो ये यूनिकली हो गया, ठीक है। और ए की अल्फ़ा है, बी की गामा है, तो ये 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया, तो ये आपका बाइजेक्टिव है,
ठीक है ना। जैसे मैं इसकी बात करूँ, ए अल्फ़ा बी बीटा सी गामा, अगर इनकी इमेज यहाँ आ रही है और इसकी प्री इमेज यहाँ आ रही है तो ये 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया। तो ये वाला फंक्शन जो होगा ये आपका, ये वाला फंक्शन जो होगा बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ये इजी है फर्स्ट एक्सरसाइज से, तो कोशिश करूँगा एक क्लास में ही ख़त्म करवाने की। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।